हाय एंड वेलकम टू द स्केप्टिक शो। आज के इस एपिसोड के लिए हमारे पास है भूषण। ये एक बार इस शो पे आ चुके हैं। उस वक्त हमने बात करी थी वीगनिज़म के बारे में और आज के इस एपिसोड में भी हम वीगनिज़म के बारे में बात करेंगे, बट इस एपिसोड में कुछ अलग होने वाला है। अब इस एपिसोड से मैं एक सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर आइडिया के लिए फॉर में केस प्रेजेंट किया जाएगा और किसी भी आइडिया के अगेंस्ट भी केस प्रेजेंट किया जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द केस फॉर वीगनिज़म और इस केस को प्रेजेंट करेंगे भूषण। भूषण, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है इस शो पे दोबारा आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है शुभम, शो पे वापस आके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं अब आपको माइक दूंगा। अब आप सेंटर पे हैं और अब आप बताइए कि हम वीगनिज़म को क्यों कंसिडर करें, हम वीगन बने क्यों। द केस आप अब अपना प्रेजेंट करिए वीगनिज़म के लिए। ऑलराइट, तो देखिए, सबसे पहले तो द मेन आर्गुमेंट, और मैं बोलूँगा कि द ओनली आर्गुमेंट फॉर वीगनिज़म इज़ अबाउट द मॉरल वर्थ ऑफ एनिमल्स। तो जो नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैं, गैर मानव पशु जो हैं, वो मॉरली मैटर करते हैं क्या? अगर हम बोलेंगे कि हाँ, वो मैटर करते हैं क्योंकि उनमें भी पेन एक्सपीरियंस करने की क्षमता है, या फिर उनमें भी आपस में बॉन्ड करने की क्षमता है, जो जो इंसान करते हैं बायोलॉजिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर। वो सारी चीज़ें, वो सारी क्षमताएं और आवश्यकताएं उनकी भी हैं, जानवरों की। तो इस बेसिस पे अगर हम बोलें कि हाँ, नॉन ह्यूमन एनिमल्स के भी मॉरल वर्थ होती है, especially when it comes to suffering. It matters morally, and if we consciously choose to cause this suffering, uh, then it is an immoral act. तो अगर हम ये बोलते हैं तो ऑब्वियसली इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें वीगन बनना चाहिए हम सबको, और पशु क्रूरता को ख़त्म करना चाहिए। और अगर हम ये बोलते हैं कि मॉरली जानवर मैटर नहीं करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा मॉरल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ना कि सॉल्व होती हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे मॉरली जानवर मैटर नहीं करते हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि हम किसी भी जानवर को अब्यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए या फिर हमारे स्वार्थ के लिए हम किसी भी जानवर को कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। किसी भी कुत्ते बिल्ली को भी हम मार सकते हैं, पीट सकते हैं, या फिर चिड़िया को हम पिंजरे में बंद कर सकते हैं, या फिर हम मतलब बेसिकली हम जानवरों के साथ कुछ भी करें, इट शुड नॉट मैटर अगर उनकी मॉरल वर्थ नहीं है तो। लेकिन हमें पता है, इंट्यूटिवली भी हमें पता है, और हमारे पास अभी जानवरों के अब्यूज़ के ख़िलाफ़ भी लॉज हैं। जैसे अगर आप सड़क पे किसी को देखते हो कि वो कुत्ते को मार पीट रहा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ केस दर्ज कर सकते हो। तो हमें पता है कि जानवरों की मॉरल वर्थ है, मॉरल वैल्यू होती है। उनमें पीड़ा अनुभव करने की क्षमता होती है, उनमें आपस में बॉन्ड्स बनाने की क्षमता होती है, फ्रेंडशिप्स की क्षमता होती है, प्यार करने की क्षमता होती है। और इसी के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि जानवरों का मॉरल वैल्यू है, मॉरल कंसिडरेशन उन्हें भी दिया जाना चाहिए, जैसे हम इंसानों को देते हैं। इंसानों को पीड़ा पहुंचाना गलत है, ठीक वैसे ही जानवरों को पीड़ा पहुंचाना भी गलत है। तो ये एकमात्र आर्ग्यूमेंट मैं बोलूँगा जो वीगनिज़म के लिए है। इसके अलावा और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं, लेकिन वो सारे बिसाइड द पॉइंट हैं, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सारे बिसाइड द पॉइंट है। जब हम विक्टिम की बात करते हैं, तो सही मायने में विक्टिम को ही कंसिडरेशन में लेना चाहिए। हम कई बार इंसानी मुद्दों के बारे में बात करने लग जाते हैं, इकोनॉमी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, जो एक्चुअली देखा जाए तो मुद्दे से भटकना है। पर कोई भी ये सीधे सीधे बात नहीं करना चाहता कि जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जानवरों को अगर विक्टिम ही नहीं माना जाए,
तो ये पूरी डिबेट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ये डिनाई करोगे कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता आप जानवरों को कैसे ट्रीट करते हो, या फिर ये जस्टिफाइड है क्योंकि हम ये फ़लाना फ़लाना चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम ये खाने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए ये जस्टिफाइड है, या आप बोलोगे कि जानवरों की मॉरल वैल्यू होती ही नहीं है, उन्हें पेन महसूस नहीं होता है, तो वहाँ पे चर्चा ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप बेसिक प्रेमाइज़ को ही नहीं मान रहे हो। तो अगर हम इंट्यूटिवली हमें पता है कि जानवरों की मॉरल वैल्यू होती है, और इसी के आधार पे मैं ये केस प्रेजेंट करता हूँ कि वीगनिज़म के पक्ष में ये केस है। तो फ़िलोसॉफ़िकल कंसिड्रेशन में सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि इंसान यूजुअली पशुओं को दो कैटेगरीज़ में देखते हैं। ये हमें सोशली कंडीशन किया जाता है ऐसे देखने के लिए। हम देखते हैं कुछ जानवरों को पेट्स के रूप में और कुछ जानवरों को खाने के रूप में। तो जो फार्म एनिमल्स होते हैं, मुर्गे, बकरे, गाय, ये सब को हम खाने के रूप में या खाने के सोर्स के रूप में देखते हैं। और दूसरे जो कैटेगरी है वो है पेट्स। तो हम उन्हें यूजुअली एज फ्रेंड्स या एज कंपेनियंस देखते हैं, और उन्हें हम ज़्यादा इंडिविजुअलिटी देते हैं, उन्हें हम नाम रखते हैं, उन्हें हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम किसी इंसान को ट्रीट करते हैं, फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं लोग। लेकिन जो फार्म एनिमल्स होते हैं, भले वो सेम स्पीशीज़ के भी हों, तो उन्हें हम एज़ कमोडिटीज़ या एज़ एब्स्ट्रैक्ट एनिमल्स देखते हैं। उनकी इंडिविजुअलिटी को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी आवश्यकताएं और उनकी पीड़ा को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये जो डिफरेंस है पेट और फार्म एनिमल्स में, ये प्योरली इंसान का बनाया हुआ डिफरेंस है। नेचुरली कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो ज़रूरतें और जो पीड़ा पेट एनिमल्स की होती है, बिल्कुल वही ज़रूरतें और वही पीड़ा फार्म एनिमल्स की भी होती है। और ये भी तर्क किया जा सकता है कि पेट वाली कैटेगरी में, पेट्स की कैटेगरी में जो जानवर होते हैं, उन्हें भी इंसान कोई बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि अपने पेट कुत्तों को या बिल्लियों को कैसे रखा जाए। वरना जैसे बहुत सारे पेट्स होते हैं, जैसे चिड़िया होती है अलग अलग तरह की, या मछलियाँ होती हैं, उन्हें इंसान सिर्फ मनोरंजन के लिए रखता है या सिर्फ एक खिलौने की तरह रखता है। तो इससे जानवरों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, एक वस्तु की तरह रखा जाता है, एक शो पीस की तरह रखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में, घरों में, एक्वेरियम में मछलियाँ रखी जाती हैं, छोटे छोटे एक्वेरियम में, जो सिर्फ और सिर्फ एक शोपीस की तरह होती है। जीती जागती मछलियाँ जिनको सोशलाइज़ करने से वंचित कर दिया जाता है, जिनको छोटे से जगह में बांध के रखा जाता है, वो तैर भी नहीं सकती ज़्यादा दूर तक। तो सिर्फ और सिर्फ एक शोपीस के रूप में उन्हें हम देखते हैं, हालांकि हम बोलते हैं कि ये पेट है। और वैसे ही चिड़िया को उड़ने से रोकना बिल्कुल ऐसा होगा कि उसका चिड़िया होने की जो उसकी पहचान है चिड़िया की, कि वो उड़ सकती है, उड़ना ही चिड़िया की पहचान है, हम उससे वही छीन लेते हैं और हम बोलते हैं कि हम इस चिड़िया से प्यार करते हैं, ये तो हमारा पेट है। तो चिड़िया, मछली और इवन कई बार कुत्ते, बिल्लियाँ, इनका शोषण ही होता है एज पेट भी। तो जितने भी लोग ये समझते हैं कि वो जानवरों से प्यार करते हैं, अधिकतर लोग अल्टीमेटली उन्हें या तो किसी कमोडिटी या वस्तु के रूप में देखते हैं या फिर एक शो पीस या खिलौने की तरह देखते हैं, ना कि एक जीते जागते सेंटिएंट बीइंग की तरह, जिसकी खुद की आवश्यकताएं होंगी, फिज़िकल और इमोशनल नीड्स होंगी, और जो पेन एक्सपीरियंस करने की क्षमता रखता है। तो एक और बात ये आती है कि वीगनिज़म सिर्फ एनिमल लवर्स के लिए है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि एनिमल लवर्स के लिए पेट्स रखना है या फिर जानवरों की से जाके खेलना या जानवरों के साथ इंटरेक्ट करना, ये हो सकता है
एनिमल लवर्स के लिए है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शोषण ना करने की। तो शोषण ना करने के लिए आप ज़रूरी नहीं कि आपको एनिमल लवर बनना पड़े। आप जानवरों से घृणा नहीं करें, बस इतना काफ़ी है कि आप वीगनिज़म अपनाएं। तो अगर आप पशुओं से घृणा नहीं करते हैं तो दिस इज़ इनफ रीज़न टू अडॉप्ट वीगनिज़म। तो फ़िलोसॉफ़िकल कंसिड्रेशन से देखा जाए तो ये एकमात्र आर्ग्यूमेंट है, और इसके अलावा जो बिसाइड द पॉइंट वाले आर्ग्यूमेंट हैं उनके बारे में भी हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग तर्क किए जाते हैं वीगनिज़म के पक्ष और विपक्ष में, और क्यों ये सारी आर्ग्यूमेंट्स इस मुद्दे को बहुत बड़ी डिसर्विस कर रहे हैं। एक तरह से इस मुद्दे का मजाक बना के रख रहे हैं बाय एंगेजिंग इन दीज टेंजेंशियल टॉपिक्स। तो जानवरों का जो शोषण है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है कि अंडा, चिकन या डेयरी या मांस इस तक सीमित नहीं है। जो पशुओं का शोषण है वो और भी बहुत सारे रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि उन्हें बताया कि चिड़िया और मछली ये पेट के रूप में रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत पीड़ा होती है क्योंकि इन्हें बांध के रखा जाता है और बहुत कम स्पेस में रखा जाता है। और वैसे ही बहुत सारे दूसरे जानवर हैं जिन्हें हम या तो मनोरंजन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सर्कस में हाथी या शेर होते हैं, या फिर ज़ू में जंगली जानवर होते हैं जो बांध के रखे जाते हैं अननेचुरल एनवायरनमेंट्स में, या फिर रेशम के कीड़े जो मारे जाते हैं रेशम के लिए। चमड़े के लिए बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं, सांप और मगरमच्छ और गाय और दूसरे जानवर, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम पशुओं का शोषण करते हैं। हम लैब टेस्टिंग के नाम पे हज़ारों लाखों जानवरों को बहुत घिनौनी तरह से पीड़ित करते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के डिजीज़ेस पहले देते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, और फिर उन पे दवाइयाँ टेस्ट करते हैं, उन पे कॉस्मेटिक्स टेस्ट करते हैं। और इसके अलावा हम फ़र के लिए मिंक या लोमड़ी जैसे जानवरों का शोषण करते हैं। और तो और हम खेल के लिए भी, जैसे खेल मनोरंजन के लिए जैसे पोलो में घोड़े का इस्तेमाल होता है, या फिर फ़िशिंग स्पोर्ट माना जाता है जिसमें मछलियों पे उत्पीड़न होता है, या फिर घुड़सवारी और बैलों की लड़ाई या फिर मुर्गों की लड़ाई, ये सब मनोरंजन या खेल माने जाते हैं। बट इन सब में भी पशु क्रूरता होती है। तो पशु क्रूरता सिर्फ़ और सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, और वीगनिज़म भी सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। वीगनिज़म एनिमल राइट्स के बारे में है, पशुओं के अधिकार के बारे में है, और इसमें बहुत छोटा सा पार्ट बट नंबर्स वाइज बहुत बड़ा पार्ट खाने का है, क्योंकि हम बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स को मारते हैं हर साल खाने के लिए। तो नंबर्स वाइज देखा जाए तो खाना एक अहम मुद्दा बन जाता है एनिमल राइट्स की जब बात आती है या वीगनिज़म की जब बात आती है। लेकिन ये खाने तक सीमित नहीं है, इट इज़ नॉट अ डाइट, इट इज़ मच मोर दैन दैट। जहाँ जहाँ पशु क्रूरता होती है इंसानों द्वारा, वहाँ वहाँ पशु अधिकार की बात होती है और वीगनिज़म की बात होती है। तो इतना फैला हुआ है हर जगह पशुओं का शोषण कि हम कई बार सोचते भी नहीं हैं कि किसी चीज़ में शोषण हो रहा है जानवर का। जैसे हम टूरिज़म के लिए कहीं जाते हैं, थाईलैंड या ऐसे किसी एग्जॉटिक लोकेशन पे, तो वहाँ शेर या हाथी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, पर हमें नहीं पता होता कि वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए उस जंगली जानवर को कैसे ट्रेन किया जा रहा है, कैसे उसको बचपन से बांध के रखा जा रहा है और मेंटली अब्यूज़ किया जा रहा है, फिज़िकली और मेंटली अब्यूज़ किया जा रहा है उस जानवर को। तो हमें कई बार पता ही नहीं होता है कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे इतनी ज़्यादा मात्रा में शोषण और अत्याचार हो रहा है जानवरों का। तो जो दूसरे मुद्दे उठाए जाते हैं कई बार वीगनिज़म के पक्ष विपक्ष दोनों में,
तो उनमें से है इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल ये बोला जाता है कई बार कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा अगर सब वीगन बन जाएंगे, तो जो मांस उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, डेयरी उद्योग है, इसका क्या होगा फिर? लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, इन लोगों को जो अभी इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे भी वही बात आती है कि रोज़गार के लिए अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज़ तो आ सकती हैं, जैसे प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स आते हैं और दूसरे दूसरे एवेन्यूज़ खुल जाएंगे रोज़गार के लिए। लेकिन अगेन दिस इज़ बिसाइड द पॉइंट। यहाँ पे बात है कि जानवर की मॉरल वैल्यू है कि नहीं है, क्या जानवर पीड़ा झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं एनिमल एग्रीकल्चर में। अगर हाँ, तो हमें ये रोकना चाहिए। इकोनॉमी पे अगर कुछ दुष्प्रभाव आता भी है, जो नहीं आएगा बट अगर आता भी है, तो उससे डील करने के और तरीके हम सोच सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें पशुओं पे जो उत्पीड़न हो रहा है उसे रोकना है। फिर बात आती है एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा अगर हम जानवरों को मारना बंद कर देंगे तो उनकी आबादी बढ़ जाएगी, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के अटपटे तर्क आते हैं सामने। बट इसमें भी ये सारे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं एक्चुअली, साइंटिफिकली देखा जाए तो, क्योंकि जानवरों को हम ब्रीड करते हैं। लाखों करोड़ों जानवर आज इसीलिए हैं फार्म एनिमल्स, इसीलिए है क्योंकि हम उन्हें ब्रीड करते हैं। इंडिया में फॉर एग्जांपल 30 करोड़ से भी ज़्यादा गाय भैंसें हैं और 85 करोड़ से भी ज़्यादा चिकन्स हैं, मुर्गे हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में ये जानवर हैं इसीलिए क्योंकि हम उन्हें ब्रीड कर रहे हैं एनिमल एग्रीकल्चर में। तो यदि ये इंडस्ट्रीज़ बंद होती है या इन धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं तो इन जानवरों की संख्या भी कम हो जाएगी और इसका एनवायरनमेंट पे अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि हम अभी बहुत सारी रिसोर्सेस यूज़ करते हैं इन जानवरों को खाना खिलाने के लिए। अगर ये सारे रिसोर्सेस जो ज़मीन पे आज अनाज उगाया जाता है जानवरों के लिए, उसी पे हम इंसानों के लिए अनाज उगा सकते हैं और इससे ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया जा सकता है और वर्ल्ड हंगर जैसी बड़ी समस्या का भी समाधान वीगनिज़म के थ्रू हो सकता है। फिर बात आती है हेल्थ की, कि हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है मांस खाना या डेयरी खाना या दूसरे जानवर के पदार्थ खाना। तो ये भी गलत तर्क है, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड कैन बी plant-based diet can be a basis for a well balanced diet। और ये विश्व भर की कई सारी स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं ने भी ये ऑफिशियली उन्होंने ये माना है कि प्लांट बेस्ड फूड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ वेल बैलेंस्ड डाइट, इन अ हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट। तो प्लांट बेस्ड फूड से आप किसी डेफिशिएंसी का शिकार बन जाओगे या फिर आपका खाना संतुलित नहीं होगा, आपका आहार, ऐसा मानना भी गलत है। फिर बात आती है कल्चर की, कि हमारी संस्कृति है कि हम दूध या दूध के पदार्थ लेते हैं, या हमारी संस्कृति है कि हम मांस खाते हैं और हम ऐसा सदियों से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही बात आती है कि हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो अगर कोई ये पॉइंट आउट करता है कि ये फ़लाना चीज़ अच्छी नहीं है, इससे इतने सारे जानवरों को पीड़ा हो रही है, और मामूली सी पीड़ा नहीं, ये ज़िंदगी भर की यातना है और उनकी जान ली जा रही है एंड में। तो अगर हम सिर्फ ये बोल के इसके पीछे, अगर हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है और इसके पीछे हम छुप जाएंगे, तो ऐसा करना एक साउंड आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। कल्चर के नाम पे और भी बहुत सारे ईविल्स हैं हमारे समाज में, लेकिन इट इज़ नॉट अ रीज़न इनफ टू कंटिन्यू विद दोज ईविल प्रैक्टिसेस। फिर एक और बात ये की जाती है कि लोगों को ये बोला जा रहा है कि वीगन बन जाओ, वीगन डाइट अपना लो,
तो ये एक तरह की मॉरल पुलिसिंग है, क्योंकि ऐसा किया जा चुका है पहले भी बहुत बार, ख़ास तौर पे इंडिया में वेजिटेरियनिज़म के नाम पे लोगों को नीचा दिखाया गया है। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें मॉरल पुलिसिंग के तहत ज़बरदस्ती मांस खाने के लिए शर्मिंदा भी किया गया है कई लोगों को, या फिर समाज से निष्कासित भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो वापस ये इस पॉइंट पे आती है कि ओप्रेसर कौन है और विक्टिम कौन है। यहाँ पे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मांस नहीं खाना चाहिए या आपको दूध नहीं पीना चाहिए, तो मैं आपको बस इस फैक्ट की ओर आपका अटेंशन लेके आ रहा हूँ कि आप यहाँ पर ऑपरेसर हो, यहाँ पे आप विक्टिम नहीं हो, यहाँ पे आप ऑपरेसर हो, और विक्टिम यहाँ पर है जानवर, गाय भैंस या फिर दूसरे जानवर जो हम खा रहे हैं। तो यदि आप इस फैक्ट से कंफर्टेबल नहीं हैं कि आप ऑपरेसर हो, आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, तो आप इसे एक बहुत ही एंथ्रोपोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करते हो कि ये तो मॉरल पुलिसिंग है, या फिर कुछ लोग इसको फैट शेमिंग या फूड शेमिंग से भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि ये भी एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फैट शेमिंग या फूड शेमिंग, और बहुत रियल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये कुछ हद तक कॉन्टेक्स्ट को बदल रहे हैं, या फिर गलत कॉन्टेक्स्ट में इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि नो मैटर हाउ मार्जिनलाइज्ड और हाउ ऑप्रेस्ड वन इज़ व्हेन इट कम्स टू human power structures or human hierarchies, irrespective of that, if they are oppressors in some sense, that is in the sense of animal human relationship, they still have to accept that relationship, their role as the oppressor, and their being victim to other social evils or other power structures is no excuse for them to continue oppressing others. और फिर इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का, जिसमें हम इंसान की नज़रों से ही देखते हैं सब कुछ। हम इंसान को ही यूनिवर्स का सेंटर मान लेते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ बात हो रही है जानवरों की जो एक्चुअल विक्टिम है। तो किसी भी सोशल जस्टिस इशू के लिए, कोई भी सामाजिक न्याय का जो मुद्दा होता है, उसके लिए विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम अगर महिलाओं के अधिकार की बात करें, तो इट वुड बी वेरी इनअप्रोप्रिएट टू जस्ट लेट men speak about women's rights. It is women who need to talk about it, whom we need to listen to basically. तो जब तक हम विक्टिम के नज़रिए से नहीं देखते, तब तक हम वो टॉपिक पे जो भी चर्चा करेंगे वो अधूरी है। तो यहाँ पे वापस वही बात आती है कि हम अपने विक्टिम्स का विक्टिमहुड भी स्वीकार नहीं करते, हम उन्हें विक्टिम मानते ही नहीं हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि वीगनिज़म के ख़िलाफ़ में जो भी आर्ग्यूमेंट आता है वो यहीं से चालू होता है कि वो विक्टिमहुड ही नहीं मानते जानवरों का। वो मानते हैं कि हाँ चलता है, ये तो जस्टिफाइड है, या फिर ये तो ठीक है, होता ही है ऐसा करके। तो वीगनिज़म का पॉइंट ही वही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चलता है, या फिर ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर एक और बात आती है इसी से जुड़ी, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म से जुड़ी, कि मानवाधिकार की बात होती है कि मुझे अधिकार है, मेरी चॉइस है कि मैं क्या खाऊं, या फिर मैं शाकाहारी बनूं या मांसाहारी बनूं या वीगन बनूं। पर यहाँ पर भी वही बात है कि मेरी चॉइस या किसी की भी चॉइस सिर्फ तभी तक पर्सनल चॉइस रहती है जब तक हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। लेकिन यहाँ पर हम साफ तौर पे दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारी डाइटरी चॉइसेस
हमारी डाइटरी चॉइसेस के थ्रू। तो यहाँ पे वापस यही बात आती है कि अगर कोई बोल रहा है कि इट इज़ माई चॉइस व्हाट आई ईट, they are implicitly denying the victimhood of these animals. They fail to recognize or they fail to acknowledge कि there is a victim and they are the oppressors. It is their choice that is causing suffering to these animals. तो जहाँ भी बात आती है कि माई चॉइस या फिर मानवाधिकार या मेरा अधिकार है कि मैं चुनूँ मैं क्या खाता हूँ, तो ये सारे वापस वही बात हो जाती है कि दे आर डिनाइंग द विक्टिमहुड। तो ये सारे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म से भरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इसी वजह से ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इनवैलिड हैं, क्योंकि हम विक्टिम के नज़रिए से नहीं देख रहे, हम विक्टिम को भुला के हम अपने आप को विक्टिम की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो ये सारे अलग अलग पहलू हैं जो वीगनिज़म से जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे इंडिया में वीगनिज़म के बारे में एक दो चीज़ और है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेरियनिज़म काफ़ी पॉपुलर है, इवन हिस्टोरिकली यहाँ पे वेजिटेरियनिज़म रहा है। और वेजिटेरियनिज़म के पीछे की एक फ़िलॉसफी भी अहिंसा से जुड़ी हुई है कि हमें मांस या दूसरे पदार्थ जो मिलते हैं जानवरों से वो हिंसा के ज़रिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसीलिए वेजिटेरियनिज़म कई लोग अपनाते हैं, पर अभी आजकल वेजिटेरियनिज़म मोस्टली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन कि आप वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुए थे इसीलिए आप वेजिटेरियन हो। मेजॉरिटी लोगों का यही केस है आज इंडिया में। और वेजिटेरियंस की संख्या भी कम हो रही है, और वेजिटेरियनिज़म से जुड़ी और भी कुछ समस्याएं हैं। तो वेजिटेरियंस डेयरी कंज्यूम करते हैं, ये एक समस्या है। और दूसरी समस्या ये है कि वेजिटेरियनिज़म को ब्राह्मणिज़म से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्की अगेन, कि इट इज़ अ मीन्स ऑफ ऑपरेशन, इट हैज़ बीन अ मीन्स ऑफ ऑपरेशन। एंड तो इसीलिए वेजिटेरियनिज़म से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जो लोग आज भी मानने से इनकार करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि डेयरी में कोई क्रूरता नहीं होती है, या फिर आज भी लोग वो फेरी टेल वाली दुनिया में जीते हैं जहाँ पे गाय को माता माना जाता है या फिर गाय के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। लोग बोलते हैं कि गाय को हम अपने परिवार की तरह रखते हैं, बट वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। भले वो छोटा सा तबेला हो या बड़ा सा फैक्ट्री फार्म हो, हर जगह वही क्रूअल प्रैक्टिसेस होते हैं, वही जबरन गर्भ धारण करना गायों का हर साल, बछड़ों को माँ से अलग कर देना, और बूढ़ी अनप्रोडक्टिव गायों को या तो सड़क पे छोड़ देना या कसाई को बेच देना। तो ये सब होता है, लोग मानते नहीं हैं, बट एक्चुअल में यही सब होता है। और इसी के कारण इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है बीफ का, और हम मिलियंस ऑफ टन्स बीफ एक्सपोर्ट करते हैं हर साल, और चमड़े के एक्सपोर्ट में भी हम बहुत आगे हैं। तो मांस और चमड़ा दोनों डेयरी इंडस्ट्री से आता है, डेयरी ही उनका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और ये बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि डेयरी में कोई क्रूरता नहीं होती है, बट तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो वीगनिज़म के फेवर में कंसिडर किए जाने चाहिए। और अगर हम स्पेसिफ़िक चीज़ों की बात करें कि क्या क्रूरता होती है या फिर नहीं क्रूरता नहीं होती है, कहाँ है क्रूरता, या फिर ये जानवर तो बनाए ही गए हैं इसीलिए कि उन्हें हम खा सके या उन्हें मार सके, या गाय तो होती ही इसीलिए है कि दूध दे सके। तो ये सारे भी कल्चरली कंडीशनड थॉट्स हैं। ये गाय इसीलिए नहीं है दुनिया में कि वो हमें दूध दे सके। गाय इसीलिए है दुनिया में जैसे बाकी सारे जानवर हैं वैसे ही गाय भी है, और वो अपने बच्चों के लिए दूध बनाती है जब वो जन्म देती है तब। हमने गायों को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करने का ये सिलसिला चालू किया है। हमने उनका दूध निकालने का ये प्रथा चालू की है, और
वैसे ही हम मुर्गों को ब्रीड करते हैं, वैसे ही हम गायों बकरियों को ब्रीड करते हैं। इसमें कोई नेचुरल बात नहीं है कि ये जानवर तो बने ही इसीलिए, हमने उन्हें ज़बरदस्ती पैदा किया है। ये अ, हमने उन्हें ज़बरदस्ती पैदा किया है इस उद्योग में, ये उद्योग के अंदर पैदा हो रहे हैं, डेयरी उद्योग या मांस उद्योग या चमड़ा उद्योग, ये इसके अंदर ही वो ज़बरदस्ती पैदा किए जा रहे हैं और बहुत ही घिनौनी परिस्थितियों में रखे जा रहे हैं। तो जैसे कि गाय है, तो गाय दूध नहीं देगी जब तक वो बच्चा नहीं देगी। बच्चा हो इसीलिए हम उसे हर साल प्रेग्नेंट करते हैं। 9 महीने तक उसकी प्रेगनेंसी चलती है, जिसके बाद वो दूध देना चालू करती है बछड़ा होते ही। और हम बछड़े को अलग कर देते हैं उससे, ताकि हम दूध ले सके, बछड़ा ना पी जाए सारा दूध। हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू या फिर सिलेक्शन के थ्रू हमने ऐसी प्रजातियां तैयार कर ली है गायों की जो 20-20, 30-30 लीटर तक दूध देती है एक दिन में, जो गाय की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग और एग्जॉस्टिंग हो जाता है। इसके चलते हुए गाय की बॉडी इस लायक नहीं रह जाती कि वो 6-7 साल भी दूध दे सके, और उसका लाइफ स्पैन 15-20 साल से घटकर 6-7-8 साल का रह जाता है, जिसके बाद उसे सड़कों पे छोड़ दिया जाता है या कसाई को बेच दिया जाता है। और बछड़ों का भी यही हाल होता है कई बार, कि या तो उन्हें सीधे छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है या कसाई को बेच दिया जाता है। सिर्फ कुछ ही मादा बछियों को बड़े होने के लिए रखा जाता है। वैसे ही जो मुर्गे होते हैं, मुर्गों को भी हमने सिलेक्शन या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू असामान्य रूप से बड़े बड़े शरीर के लिए मॉडिफाई किया है। तो आमतौर पे जो ब्रॉयलर मुर्गे होते हैं मांस के लिए जो पाले जाते हैं, उनका 1 महीने की उम्र में, मतलब 30 दिन या मैक्सिमम 30-40 दिन की उम्र में 2.5 किलो का वज़न हो जाता है। जबकि वाइल्ड जो जंगली मुर्गे होते हैं, वयस्क मुर्गे का वेट 800-900 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके चलते उन्हें खड़े रहने में भी दिक्कत होने लगती है, जो पोल्ट्री वाले मुर्गे होते हैं। तो ये जो पोल्ट्री वाले मुर्गे होते हैं वो खड़े भी नहीं रह पाते कई बार ठीक से, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा वज़न है और उनके पैर इसलिए बने नहीं हैं कि वो 2.5 किलो का वज़न उठा सकें। और क्योंकि सेलेक्टिवली हमने ब्रेस्ट मीट के लिए ब्रेस्ट मीट में ज़्यादा मांस हो, इसीलिए हमने उन्हें ब्रीड किया है। तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की ओर खिसक जाता है और इससे उनके हिप्स पे और उनके लेग्स पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। और इसके चलते उन्हें आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और कई सारे मुर्गे तो खड़े भी नहीं हो पाते अपने पैरों पे। और क्योंकि उनका शरीर इतनी तेज़ी से बढ़ जाता है, 30-40 दिन के अंदर ही वो 2.5 किलो के हो जाते हैं, तो उनका दिल भी इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो पूरे ऑर्गन्स तक अच्छे से ब्लड सर्कुलेट कर पाए, और इसके चलते उन्हें सर्कुलेटरी डिजीज़ेस भी हो जाती हैं। तो आज जो पशु उद्योग में, जो पशुपालन उद्योग में जानवर हैं, उनकी इतनी बुरी हालत है कि वो ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते, ढंग से चल भी नहीं सकते, या फिर उनके रिसोर्सेज इतने ड्रेन हो जाते हैं कि उन्हें यदि कोई मारे नहीं भी तो उनका लाइफ स्पैन इतना कम हो जाता है कि वो अपने नेचुरल लाइफ स्पैन से आधी ज़िंदगी भी नहीं जी पाते। और इसके अलावा भी इन जानवरों में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक रोग देखे जाते हैं, भले वो डर्मेटाइटिस हो, आर्थराइटिस हो, इकोलाई इन्फेक्शंस हो, या फिर एनोरेक्सिया, या फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सारे फार्म एनिमल्स में देखे जाते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि ये जानवरों को एज इंडिविजुअल्स नहीं कंसिडर किया जा रहा है, इन्हें सिर्फ एक कमोडिटी की तरह देख रहे हैं। और कई लोगों को ये पता भी नहीं होता कि इतनी सारी क्रूरता इसमें इन्वॉल्व है, या फिर इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। लोगों को लगता है कि हाँ, बेचारे जानवरों के साथ गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव कई लोग रखते हैं, ऐसा भाव। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कितनी यातना हो रही है, कितना इनका उत्पीड़न हो रहा है, किस हद तक
इनका शोषण हो रहा है, ये कई लोगों को पता भी नहीं होता है। तो अगर हमें पता चले कि इन जानवरों के साथ ये चीज़ें हो रही है, या फिर इन इतनी भयंकर तरीके से हम ये जानवरों को ट्रीट कर रहे हैं, और हम ये अगर मानते हैं कि जानवर मॉरली मैटर करते हैं, तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं रह जाता वीगनिज़म को एक फेयर कंसिडरेशन नहीं देने का। तो ये जो सारे साइड आर्ग्यूमेंट्स हैं, भले वो इकोनॉमी का हो या फिर हेल्थ, एनवायरनमेंट, कल्चर या मानवाधिकार, या ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जिस तरह से जो पैटर्न आता है, जो आर्ग्यूमेंट्स का पैटर्न आता है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे स्लेवरी के टाइम पे स्लेवरी जब अबॉलिश करने की बात हो रही थी, तब भी यही सारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे कि विक्टिम को सेंटर में रख के नहीं देखा जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, या फिर इससे हमारा कल्चर ख़राब हो जाएगा, या फिर ये रिलीजन में अलाउड है, या फिर स्लेव लोगों को बनाया है ही इसलिए गया है कि वो स्लेव बन सके। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स पहले भी पेश किए जा चुके हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, और इससे हमें पता लगता है कि ये कितने फ्यूटाइल है, कितने बिसाइड द पॉइंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर हम विक्टिम को ही नज़रअंदाज कर दें तो यही मेरा केस है। और इसी के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ कि आप इससे क्या निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। कि आप समझते हैं कि इट्स ओके टू मिसट्रीट एनिमल्स, टू अब्यूज़ एनिमल्स। इफ़ यू थिंक इट्स नॉट ओके टू अब्यूज़ एनिमल्स, then veganism is the rational and natural choice. Thank you. So thank you so much Bhushan for doing this. Thank you so much for presenting the case for veganism. आई होप कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड ऑब्वियसली मैंने कोई क्रिटिक नहीं दिया, क्योंकि ये जो एपिसोड है सिर्फ और सिर्फ द केस फॉर वीगनिज़म पर है, तो यहाँ पे द केस अगेंस्ट प्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। बट अगर आपके पास कोई भी क्रिटिसिज्म हो इन आर्गूमेंट का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो। और वैसे ही भी हम एक एपिसोड करने वाले हैं द केस अगेंस्ट वीगनिज़म, तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे इस आर्गूमेंट में या नहीं भी होंगे, उसको हम वहाँ पे एड्रेस कर लेंगे। एंड देन मे बी वी विल डू अ फॉलो अप, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन सभी चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। एंड भूषण, मैं आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रखने को दूंगा। एंड प्लीज़ सभी को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, और सभी को शेयर करें इस एपिसोड को। थैंक यू सो मच शुभम, मुझे इस पॉडकास्ट में फ़ीचर करने के लिए। और प्लीज़ सभी दर्शक या श्रोताओं से ये निवेदन है कि वो लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने विचार शेयर करें कमेंट्स के थ्रू।